Hello student, I am Mohammad Saqib Azmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Biosphere। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में। अब तक हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी कर ली है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा है कि डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनेल भी होते हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। पिछले वाले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में भी डिटेल में बात कर ली। उनके पास भी आपकी अपनी मेम्ब्रेन होती है या फिर उनके पास भी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि दो मेम्ब्रेन होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिनके पास खुद की माइक्रो वो सेल मेम्ब्रेन जो उनकी मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, जो फॉस्फोलिपिड की बनी मेम्ब्रेन उनके पास नहीं होती है। तो ये सेल ऑर्गेनेल है आपके राइबोसोम। तो आपको पता है राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम आर दो सेल ऑर्गेनेल which are very important which are play very important role in protein synthesis, जो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। ओके, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो ये जो राइबोसोम होते हैं साइज में बहुत ही छोटे हैं, 152 250 एंगस्ट्रॉम इनकी साइज होती है। और इनको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पैलाडे नाम था उस साइंटिस्ट का, पैलाडे। तो इन्होंने पैलाडे ने 1955 में फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था। और उसके बाद ये एक बड़ी डिस्कवरी थी और इनकी डिस्कवरी के लिए उन्हें 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, आपको मालूम है नोबेल प्राइज कितना बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी रिसर्च करने वाले पर्सन के लिए। तो 1974 में ऑलमोस्ट 18 to 19 ईयर लेटर उन्हें एक क्या मिला, बहुत बड़ा एक प्राइज मिला, बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ओके, अब हम इसके बारे में देखते हैं एक्चुअली ये राइबोसोम होते क्या। तो राइबोसोम कुछ नहीं, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये हम कह सकते हैं ये किससे बने हुए, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब आप जानते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आपको मालूम है दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आपने एक उसके बारे में नाम सुना होगा, राइबोसोमल आरएनए के बारे में, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो उसमें से जो राइबोसोमल आरएनए होता है एक्चुअली वो एक स्ट्रक्चरल टाइप का आरएनए होता है जो किसको बनाता है, राइबोसोम को बनाने का काम करता है। और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, तो ऑलमोस्ट 40 to 50% ये होते हैं और 40 to 50% ये भी, लगभग बराबर दोनों का अमाउंट जो होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों साथ में मिलके बनाते हैं और लगभग दोनों का जो अमाउंट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, हमें मालूम है सेल अगर है तो सारी सेल, चाहे वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो, या फिर आपकी यूकैरियोटिक सेल हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन यू विल ऑलवेज फाइंड दिस सेल ऑर्गेनेल मींस राइबोसोम आपको हर सेल के अंदर दिखेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक है। यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो बिना किसी एक्सेप्शन के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में देखा जाता है। बट उसके अलावा भी जैसे सेल के अंदर आप देखेंगे तो कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड। और कहा जाता है कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी दो मेम्ब्रेन है। तो अगर देखा जाए तो जितने भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है, उनके पास खुद का राइबोसोम होता है। तो सेल के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स और आपका न्यूक्लियस। अगर इनको देख लिया जाए तो इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका राइबोसोम पाया जाता है। तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे प्लास्टिड हो, चाहे न्यूक्लियस हो, हर जगह पे देखा जाएगा। हाँ, अगर यूकैरियोटिक है तो ये यूकैरियोटिक जो होते हैं
उनमें पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मालूम है, मैंने उनका एक लेक्चर बना के ऑलरेडी आपको बता दिया उसके बारे में डिटेल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, अगर आपने देखा होगा उसमें दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक या 2-3 टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैंने पार्ट बताए थे। उसमें बताया था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट आपके एनसीईआरटी में रफ एंड स्मूथ में ही उसने बताया है, तो खैर हमें उससे ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। जो हमने देखा था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाला जो पार्ट था वो रफ क्यों था? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स ओवर द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह थी उस पे ढेर सारे क्या चिपके हुए थे ये राइबोसोम चिपके हुए थे। उसी की वजह से उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट को हमने क्या कहा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कहा। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि आखिर ये राइबोसोम पाए कहां पे जाते हैं। तो अब होते कितने टाइप के हो वो भी देख लेते हैं। देखो टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो ये एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन मतलब आपको मालूम है द सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल ओवर द इन द बॉटम ऑफ एनी प्लेट और कोई भी चीज हो, कोई बर्तन हो, उसके बॉटम में अगर किसी चीज का की तह में कोई चीज बैठ रही है उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सेडिमेंटेशन एक कोफिशिएंट दिया गया, तो उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन coefficient there are 2 types of ribosome. How many types of ribosome? Yes, of course there are 2 types of ribosome, 70S and 80S. How many types of ribosome? 70S and 80S. Actually S जो रिप्रेजेंट करता है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक यूनिट दी थी, स्वेडबर्ग यूनिट। तो उन्होंने एक स्वेडबर्ग नाम की अपने नाम के से एक यूनिट दी थी, इसीलिए उसका नाम दिया गया उनका नाम दिया गया एस। यहाँ पे वर्ड एस जो यूज किया था वो स्वेडबर्ग यूनिट के लिए वो वर्ड यूज किया जाता है। आई होप कि आपको अभी तक कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। अब क्या होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये इसके बारे में आप अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, क्योंकि एक क्या नाम है मशीन को यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन होती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन होती है। उस अपरेटस को यूज़ करके उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ट्यूब्स लगे होते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी से हम उसमें घुमाते हैं, हम किसी एक स्पेशल सोल्यूशन में राइबोसोम्स को डाल देते हैं, और उसको बाद जब वो सेटल डाउन होते हैं नीचे की तरफ, बॉटम में वो सेटल डाउन होते हैं, तो उसी के बेस पे क्या करते हैं, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप। तो चाहे वो 70 हो चाहे 80 हो, कोई भी राइबोसोम सिर्फ सिंगल यूनिट से नहीं बना होता। राइबोसोम हमेशा कितनी यूनिट से बने होते हैं? 2 यूनिट से बने होते हैं। एक यूनिट होती है जो स्मॉल होती है, एक सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट से बने होते हैं। एक सब यूनिट होती है वो लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट होती है। एक हो गई आपकी स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट क्या है आपको मालूम है? स्मॉल सब यूनिट कौन सी? जैसे यहाँ पे ऊपर स्मॉल है नीचे लार्ज है, इसी तरह से 72 यूनिट से बना हुआ है। एक आपकी स्मॉल है और एक आपकी लार्ज सब यूनिट है। जो स्मॉल होती है वो 30S होती है और जो लार्ज होती है वो 50S होती है। ओके, एक डिफरेंस इनके बीच में बहुत ज्यादा नहीं होता, बट कुछ चीजों का डिफरेंस होता है। जैसे ये वाली यूनिट भी न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई है, आरएनए और प्रोटीन का। तो इनका आरएनए और इनका प्रोटीन, इनके आरएनए इनके प्रोटीन से अलग होता है, बस यही डिफरेंस है और ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। सेकंड आपकी सब यूनिट 50S है, आपको मालूम है, तो इनका आरएनए और इनका प्रोटीन दूसरे वाले से अलग होगा। तो दोनों मिलके 50 और 30 मिलके आपका 70S बनाते हैं। तो ये दिमाग मत लगाना मैथमेटिशियन वाला कि आप 30 और 50 को मिला देंगे तो आपका 80 हो जाएगा। वो यहाँ पे क्या नाम है, हम मैथ नहीं लगा रहे, वो एक अलग से वो जो राइबोसोम नाम दिया गया वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है, इसमें भी आपकी एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है। पहले स्मॉल को लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने पहले स्मॉल को ही लिखा है, और उसके बाद लार्ज को लिखते हैं। तो 2 आपके पास सब यूनिट दिख रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब
यूनिट। तो एक आपकी ये वाली 40s होगी, स्मॉल वाली 40s, और लार्ज वाली आपकी लार्ज जो होगी लार्ज सब यूनिट, ये आपकी हो जाएगी 60s। तो इनका प्रोटीन और इनका आरएनए, इनका प्रोटीन और इनका आरएनए अलग होता है। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि जितने भी राइबोसोम होते हैं वो 2 यूनिट से बने होते हैं, 2 सब यूनिट से बने होते हैं, चाहे वो 70 वाला हो चाहे 30 वाला। अगर 70 वाले के हम दोनों यूनिट के बारे में बात करें तो 70 वाला जो दोनों यूनिट है आपका, 70 वाला जो दोनों सब यूनिट है उसमें एक 30 है और एक लार्ज वाला जो 50 है। अगर 80 वाले के बारे में बात करें तो 40 और 60 दोनों मिलकर आपका 80s टाइप के राइबोसोम को बनाते हैं। ओके, यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया। अब देखो कब जाके दोनों एक दूसरे से जाके जुड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वैसे तो जनरली जुड़े नहीं होते आपस में, लेकिन जब सेल के अंदर, क्योंकि ये सेल के अंदर पाया जा रहा है और सेल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले सेल ऑर्गेनेल में से होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका 70s है, ये आपका सॉरी ये आपका 60s है, ये आपका 40s है, दोनों अलग अलग है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम आयन अगर कम हो गया तो दोनों अलग हो जाते हैं, अगर सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन का अमाउंट ज्यादा हो गया तो दोनों साथ में आ जाते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम आयन अगर बढ़ जाएगा तो इनको पता चल जाएगा अब सेल क्या करने वाली है, सेल को क्या करना है, प्रोटीन बनाना है। और जब इनको पता चलेगा प्रोटीन बनाना है तो दोनों साथ में मिलके ही बना सकते हैं प्रोटीन को, तो दोनों आके कंबाइन हो जाएंगे, दोनों आके जुड़ जाएंगे, दोनों आके जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर जुड़े हुए फिर धीरे धीरे जब प्रोटीन बन गया, मैग्नीशियम आयन का अमाउंट घट गया, तो फिर दोनों धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपने काम को करते हैं। और जब कोई प्रोटीन बनाना होता है तो वहां पे सिर्फ एक दो आरएनए ऐसे या फिर एक दो सब यूनिट ऐसे आके नहीं लगती, ये आके एक दूसरे से आके लग गए और दोनों आके एक दूसरे से जुड़ गए, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक आरएनए होता है, ऐसे आरएनए, इनके ऊपर एक आके लगता है, दूसरा आके जुड़ जाता है, उसके बाद एक और आता है, उसके बाद एक और आता है, उसके बाद एक और आता है। तो करीब 4 से 5 राइबोसोम एक आरएनए पे साथ में आके जुड़ जाते हैं, जिसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। उस तरीके से आके जुड़ जाते हैं और किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, यहाँ तक कि आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया। तो बाकी लेक्चर को, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। और आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।